आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले ज़रूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। ये पार्ट 1 बीए प्रथम वर्ष या बीए फर्स्ट ईयर में यदि आपने हिस्ट्री बोले तो इतिहास जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न देख रहे हो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया था। आप लोगों ने काफ़ी बेहतरीन सा फीडबैक भी दिया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वही प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में छपे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको मेरी इन बातों पर विश्वास ना हो तो प्यारे बच्चों, सभी के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार नहीं पूछे गए, ना ही 2 बार पूछे गए हैं, पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब आपका सवाल आता होगा, सर पिछले 10 वर्षों से ये सारे सवाल क्यों रिपीट होते आ रहे हैं? क्योंकि इससे बेहतरीन प्रश्न एक भी नहीं है, इसलिए एग्जामिनर के द्वारा इसे बार बार दोहराया जा रहा है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान व सरल शब्दों में तैयार किए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख ले तो आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल पाओगे। इसी से अंदाजा लगा सकते हो प्यारे दोस्तों कि हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर तैयार किया गया है, ठीक है। मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको हिस्ट्री से सब्जेक्ट में फुल मार्क्स देते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में उत्तर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो टारगेट विद शिवम यानी कि मैं 100% गारंटी ले रहा हूं दोस्तों, मैं 100% गारंटी ले रहा हूं, इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इन सभी प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को कुल मिलाकर 1 मिनट में प्राप्त कर पाओगे पीडीएफ के रूप में। मेरे द्वारा जो आपको आंसर का पीडीएफ दिया जाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर बात कर ले, मेरे द्वारा जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, ये सारे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को प्रश्न लिखना कहीं ना कहीं मजबूरी है। यहाँ पर आपको 100 मार्क्स की गारंटी ली जा रही है इस 10 मिनट के वीडियो में, तो आप लोगों का भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे पहले आप अपने कॉपी में इन प्रश्नों को लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो पहला प्रश्न आपका, प्रथम 2 स्टुअर्ट राजाओं एवं उनकी संसदों के बीच संघर्ष के क्या कारण थे, ठीक है। प्रथम 2 स्टुअर्ट राजाओं एवं उनकी संसद के बीच जो संघर्ष हुआ वो संघर्ष होने का क्या कारण था, इसके बारे में आपको बताना है। या आपसे अथवा में पूछ दिया जाएगा 17वीं सदी में राजा और पार्लियामेंट के बीच संवैधानिक संघर्ष के कारणों का उल्लेख करें। देखिए ये प्रश्न आपको दोनों अलग अलग लग रहे हैं ना, दोनों प्रश्न अलग अलग लग रहे हैं, परंतु दोनों का आंसर जो है सेम होगा, ठीक है। कभी आपसे ये पूछ दिए जाते हैं, कभी ये पूछ दिए जाते हैं, परंतु इस बार जो है ये पूछे जाएंगे, ठीक है, ये पूछे जाएंगे। वीवीआई का मतलब हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सवाल आपके एग्जाम में 100% छपने वाले हैं। आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, इससे ज़्यादा मेरे द्वारा जो आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं इससे ज़्यादा आपको कुछ देखना ही नहीं है, बस इतना देख लो और एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाओ, ठीक है। बस यही सवाल सेम टू सेम आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं, जिसका प्रूफ भी मैंने आप लोगों के सामने जीता जागता दिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिखोगे, ठीक है, और स्पीडली लिखने का प्रयास करो, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप लोगों को बहुत ही कम समय दिया जाता है और आपको ज़्यादा ज़्यादा पेजेस लिखने होते हैं। जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अभी से आपको जो है स्पीड लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। 17वीं सदी में राजा और पार्लियामेंट के बीच जो संवैधानिक संघर्ष हुआ उसके कौन कौन से कारण थे इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आपको इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम की विदेश नीति की समीक्षा करें। जेम्स प्रथम का नाम सुना होगा आपने और चार्ल्स प्रथम का भी नाम सुना होगा, दोनों की विदेश नीति किस प्रकार रही है इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है, ठीक है। आप अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा प्रारंभिक स्टुअर्ट विदेश नीति का विवेचन कीजिए, ठीक है। प्रारंभिक स्टुअर्ट विदेश नीति का यहाँ पर विवेचन करना है, यहाँ पर वीवीआई लिखा हुआ है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने कॉपी में लिखते जा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका,
1629 से 1640 के दौरान चार्ल्स प्रथम, जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स प्रथम के व्यक्तिगत शासन की विवेचना कीजिए, व्यक्तिगत शासन की विवेचना। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा चार्ल्स प्रथम के 11 वर्षीय व्यक्तिगत शासन का स्वरूप आपको स्पष्ट करना है। इन दोनों में से एक सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पहला आपका हो जाता है 1629 से 1640 के दौरान जो चार्ल्स प्रथम थे उनका व्यक्तिगत शासन किस प्रकार रही, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। या अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा चार्ल्स प्रथम के 11 वर्षीय व्यक्तिगत, यानी कि कुल मिलाकर 11 वर्षीय व्यक्तिगत शासन का स्वरूप किस प्रकार रहा है, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। ठीक है, जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किन राजनीतिक और संवैधानिक नियमों ने दीर्घ पार्लियामेंट को विभाजित गृह युद्ध करा दिया। यानी कि कौन सा राजनीतिक और संवैधानिक नियम था ऐसा जो कि दीर्घ पार्लियामेंट को जो है अलग अलग कर गृह युद्ध करा दिया था, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होता है। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा दीर्घकालीन संसद के कार्यों की समीक्षा करें, दीर्घकालीन संसद के कार्यों की यहाँ पर आपको समीक्षा करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आप स्पीडली आप इन प्रश्नों को कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वरदान है। यहाँ पर आपको 100 मार्क्स की गारंटी ली जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्रॉमवेल और चार्ल्स प्रथम, यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, क्रॉमवेल चार्ल्स प्रथम का ही विस्तृत रूप था। विवेचन करना है आपको, व्याख्या करना है। क्रॉमवेल चार्ल्स प्रथम का ही विस्तृत रूप था, यहाँ पर आपको विवेचना करना है। वीवीआई लगा हुआ है तो बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल। या अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा क्रॉमवेल के अभ्युत्थान तथा उपलब्धियों का परिचय दीजिए। क्रॉमवेल के अभ्युत्थान तथा उपलब्धियों का यहाँ पर आपको विवेचन करना है, परिचय देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड में हुए गृह युद्ध के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में, जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में जो इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था उसके कौन कौन से कारण थे, और आखिरकार जब ये युद्ध हुआ तो इसके कौन से परिणाम निकल के आए, इसके बारे में आपको बताना है। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप में लाजवाब है। इसके बाद पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल के स्वरूप और महत्व का विवेचन करें। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल के स्वरूप और महत्व का यहाँ पर विवेचन करना है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में संवैधानिक विकासों का मूल्यांकन करें। इन दोनों में से एक सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप अपनी कॉपी में लिख लोगे। मेरे द्वारा जो आपको प्रश्न सजेस्ट किए जा रहे हैं इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका, ओलिवर क्रॉमवेल की विदेशिक नीति का मूल्यांकन करें। ओलिवर क्रॉमवेल की विदेशिक नीति किस प्रकार रही है, यहाँ पर आपको व्याख्या करना है। वीवीआई लिखा हुआ है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के कारण बताइए। ठीक है, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति जो रही है इसके कौन कौन से कारण रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना होता है। ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा 1688 से 1689 के गौरवपूर्ण क्रांति के कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, 1688 के 1689 की गौरवपूर्ण क्रांति के कारणों का यहाँ पर उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इंग्लैंड के लिए विलियम तृतीय तथा मेरी के शासनकाल की विशिष्ट उपलब्धियां क्या थी। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के लिए विलियम तृतीय की तथा मेरी के शासनकाल की विशिष्ट उपलब्धियां क्या थी, उनसे इंग्लैंड के इतिहास में किस प्रकार एक नया युग का प्रारंभ हुआ। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के इतिहास में एक नया युग का जो प्रारंभ हुआ किस प्रकार हुआ, इसके बारे में आपको बताना होता है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा अपने आप में लाजवाब है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने कॉपी में लिखते चलोगे, और लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप को जब मेरे द्वारा आंसर का PDF दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे। जब आपको प्रश्न ही ना पता हो तो आंसर पढ़ के क्या फ़ायदा। तो इसलिए प्रश्न लिखना तो कहीं ना कहीं लाजमी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, जॉर्ज प्रथम तथा जॉर्ज द्वितीय के शासनकाल के संवैधानिक महत्व का मूल्यांकन करें। जॉर्ज प्रथम तथा जॉर्ज द्वितीय के शासनकाल के संवैधानिक महत्व का यहाँ पर आपको मूल्यांकन करना है। ये प्रश्न भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वालपोल की गृह नीति का वर्णन करें। वालपोल की जो गृह नीति थी इसके बारे में आपको बताना है। वालपोल की गृह नीति किस प्रकार रही, इसके बारे में आपको बताना है। वीवीआई बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल। ठीक है, इसके बाद अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा, कैबिनेट के विकास में रॉबर्ट वालपोल की दोनों का मूल्यांकन करें। कैबिनेट के विकास में रॉबर्ट वालपोल की दोनों का यहाँ पर आपको मूल्यांकन करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हो, वालपोल की वैदेशिक नीति की विवेचन करें। वालपोल की वैदेशिक नीति किस प्रकार रही है, इसके बारे में आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। उम्मीद करता हूँ आप अपने कॉपी में लिखते चलोगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के स्वरूप एवं परिणाम का वर्णन करें। इंग्लैंड का जो औद्योगिक क्रांति है उनका स्वरूप और परिणाम का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा, औद्योगिक क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। ये प्रश्न भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लोगे। ठीक है,
प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख लो। इंग्लैंड में 18वीं सदी की कृषि क्रांति। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड में जो एक कृषि क्रांति हुई थी 18वीं सदी में, उसकी कौन सी विशेषता रही है, इसके बारे में बताना होगा। इसके क्या परिणाम हुए, ये जो कृषि क्रांति हुई थी 18वीं सदी में, इसका कौन सा परिणाम निकल के आया, इसके बारे में आपको बताना होता है। वीवीआई बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप सभी। जितने मैं प्रश्न करा रहा हूँ उसी में से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। छोटे पीठ की उपलब्धियां की समीक्षा करें। छोटे पीठ की कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं, इसके बारे में आपको बताना है। वीवीआई बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा छोटे पीठ की आंतरिक गृह और विदेश नीति की समीक्षा कीजिए। छोटे पीठ की आंतरिक गृह और विदेश नीति की आपको यहाँ पर समीक्षा करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 1867 के सुधार अधिनियम के प्रावधानों एवं विशेषताओं का परीक्षण करें। 1867 के सुधार के प्रावधानों एवं विशेषताओं का परीक्षण करें, अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा 1867 के द्वितीय सुधार अधिनियम के प्रावधानों का यहाँ पर वर्णन करें। देखिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पे वीवीआई लिखा हुआ है उसे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। वीवीआई जो जिस प्रश्न में लिखा हुआ है उसे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वीवीआई बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट नाम का ज़्यादा उपयोग कर रहा हूँ, तो क्योंकि ये वाकई में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1867 के सुधार अधिनियम के प्रावधानों एवं विशेषताओं का यहाँ पर आपको परीक्षण करना है, अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा 1867 के द्वितीय सुधार अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। तृतीय सुधार बिल के महत्व का उल्लेख कीजिए। तृतीय सुधार बिल के महत्व का उल्लेख कीजिए। तृतीय सुधार बिल के महत्व का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। वीवीआई बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा 1884 ईस्वी के सुधार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना करें। 1884 ईस्वी के सुधार अधिनियम 1884 के सुधार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से रहे हैं, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो ये प्रश्न भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। डिज़रायली की विदेश नीति और साम्राज्यवादी नीति पर आलोचनात्मक प्रकाश डालिए। डिज़रायली की विदेश नीति और साम्राज्यवादी नीति किस प्रकार रही है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। उसके प्रभावों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अथवा में पूछ दिया जाएगा डिज़रायली और विदेश नीति का परीक्षण करें। डिज़रायली और विदेश नीति का यहाँ पर आपको परीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है। इंग्लैंड में राजपथ की उपयोगिता पर प्रकाश डालेगा। इंग्लैंड में राजपथ की उपयोगिता किस प्रकार रही है, इसके बारे में आपको बताना है। इंग्लैंड में राजपथ की उपयोगिता पर प्रकाश डाले, अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा इंग्लैंड में राजतंत्रीय संस्था पर प्रकाश डाले। इंग्लैंड में राजतंत्रीय संस्था पर आपको प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 21 है। इंग्लैंड में मजदूर दल के उदय और विकास का इतिहास लिखिए। इंग्लैंड में मजदूर दल का उदय, यानी कि मजदूर दल का जो है उदय कैसे होता है और उनमें विकास कैसे आता है, इसका आपको यहाँ पर इतिहास लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको मैं जितना प्रश्न बता रहा हूँ इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। इंग्लैंड में राजनीतिक दलों के विकास को रेखांकित कीजिए। इंग्लैंड में जो राजनीतिक दल हैं उसके विकास किस प्रकार रहे, इसके बारे में आपको रेखांकित करना है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन अथवा में दिया गया इंग्लैंड में दलबंदी प्रथा के उदय एवं विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। देखिए, यदि आप मेरे द्वारा दिए गए इन सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो, आप इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में अच्छे ढंग से लिख लेते हो, तो बीपीएससी और यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न बीपीएससी तथा यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी का जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आप इन प्रश्नों को काफ़ी अच्छे ढंग से लिखोगे और उत्तर को भी काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ने का काम करोगे, ताकि आपको भविष्य में भी इनका काम आए, ठीक है। भविष्य में भी काम आए। हम आपको उत्तर जो देते हैं तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए देते हैं, ठीक है। इंग्लैंड में राजनीतिक दलों का विकास को रेखांकित करना है। इंग्लैंड में जो राजनीतिक दल थे उनके विकास किस प्रकार हुई, इसके बारे में बताना होता है। इंग्लैंड में दलबंदी प्रथा जो काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह हमारे देश में जो है सती प्रथा, तो दहेज प्रथा, ये सब प्रथा जो चलती आ रही थी, उसी प्रकार इंग्लैंड में भी एक दलबंदी प्रथा काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। उसका उदय कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, इसका आपको यहाँ पर संक्षिप्त में बताने के लिए कहा जा रहा है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। इस कथन को प्रमाणित करेंगे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी महिलाओं का मुख्य शिला है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के महत्व को भी बताइए, अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के अधिकारों एवं कार्यों की विवेचना करें। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री की क्या कौन कौन से अधिकार हैं, जैसे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री के कौन कौन से अधिकार हैं, इसके बारे में आप बता सकते हो? नहीं बता सकते ना? कौन कौन से कार्य हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के, नहीं बता सकते ना? परंतु आपको ये सब जानना चाहिए,
ठीक है, ये सब जानना चाहिए क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, आपसे कहीं भी किसी भी जगह किसी भी समय किसी के द्वारा पूछ दिया जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आम क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का अधिकार और कार्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको विवेचना करना है। प्यारे दोस्तों, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं और आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो जाता है, यहाँ पर सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडी पेपर के अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और आपको सारे कंटेंट भी बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से आपको इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, इतने सारे लाभ मिल रहे हैं और वो भी सारे कंटेंट आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मैं सभी छात्रों से अनुरोध करता हूँ, सभी के घर में कम से कम 4 से 5 फ़ोन अवश्य होंगे, सभी फ़ोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सभी के फ़ोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, तो ही आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर का PDF मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप लोगों का भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है। ये चैनल हमारा नहीं है, आप लोगों का है, आप लोगों का है, मेरा नहीं है, पर्सनली मेरा नहीं है, आप लोगों का है। आप इस चैनल पे जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों को आपने अपने प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होता है, बस एक छोटा सा काम करना होता है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है सभी को। ठीक है, और बार बार आपको व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप को चेक करते रहना है, किसी भी समय आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर का जो है PDF देखने को मिलेगा और अपने PDF को आप सभी डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हो। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ प्यारे दोस्तों, मैं आपको सारे कंटेंट बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आप लोगों को नोट सजेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, किसी भी समय आपको जो है इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और आप डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।